हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज छुट्टी का दिन था, सोचे आप लोगों के साथ में कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे नेपाल का जेन जी मूवमेंट, क्योंकि हमने ऑनलाइन प्लेटफार्म पर काफ़ी सारे प्लेटफार्म में देखा कि कुछ वैलिड पॉइंट बताए जा रहे थे, कुछ मुझे नहीं लग रहा था कि वो वैलिड पॉइंट थे कि जेन जी आंदोलन क्यों हुआ। जेन जी आंदोलन जैसी घटनाएं हमारे पड़ोसी राष्ट्रों में क्यों देखने को मिल रही हैं। जैसे हमने देखा लास्ट ईयर में बांग्लादेश में, उसके पहले श्रीलंका में। क्यों वहाँ से इतने लंबे समय से चले आ रहे एक शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंक करके ये जेन जी जनरेशन एक नई सत्ता की स्थापना करनी चाहती है। क्या यह कारण उनकी अशिक्षा है? क्या यह कारण उनकी बेरोजगारी का है? क्या यह कारण उनकी सोशल मीडिया एक्टिविटी का है, जिससे वह एकजुट हो जाते हैं और कहीं पर भी कोई भी धरना प्रदर्शन कर सकते हैं? आखिर यह कारण क्या रहा? इन सब पॉइंटों की हम लोग बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं नेपाल के इतिहास से। हमको जब तक किसी देश की इतिहास मालूम नहीं होगा तो वर्तमान डिसाइड नहीं किया जा सकता। किसी महान लेखक या कहें विद्वान ने कहा था कि किसी के इतिहास से डिसाइड होता है व्यक्ति का वर्तमान या भविष्य कैसा होगा। क्योंकि इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं हैं, इतिहास उन्हीं लोगों के लिए दोहराता है जो इतिहास से कुछ सीखते नहीं हैं। कहते हैं इतिहास दोहराता है, लेकिन उन्हीं लोगों के लिए दोहराता है जो इतिहास से कुछ सीखते नहीं हैं। यदि किसी ने इतिहास की कुछ घटनाओं से सीख लेते तो शायद ये घटनाएं न होती, क्योंकि नेपाल में ये घटना पहली बार नहीं हुई थी। 2008 में भी ये घटना हो चुकी थी, जब वहाँ की एक राजवंश जो चला आ रहा था उसको हटा करके एक पॉलिटिकल पार्टीज बनाई जाती हैं और एक नई प्रकार की सत्ता की स्थापना की जाती है। आखिर ये फिर से एक कुछ सालों बाद हमें देखने को मिल गया कि फिर से वहाँ की पार्टियों को विनष्ट किया जाता है और एक नई प्रकार की सत्ता की स्थापना की जाती है। आखिर क्यों? ये सभी पॉइंटों की हम लोग बात करेंगे एक सीरियल वाइज तरीके से। स्टार्ट करते हैं हम नेपाल के इतिहास से। नेपाल के राजवंशों की शुरुआत कब से होती है? नेपाल की राजवंशों की शुरुआत होती है सबसे पहले लिच्छवी वंश से। लिच्छवी वंश मगध 16 महाजनपदों में से एक, जिसकी राजधानी आप लोग कमेंट में करिएगा। उस समय लिच्छवी वंश के अधीन आया करता था हमारा नेपाल राष्ट्र। उस समय भारत अखंड भारत हुआ करता था। अफगानिस्तान के कंधार से लगा करके पूरा पाकिस्तान और हमारा इंडिया, और इसके बाद में बांग्लादेश म्यांमार तक का हिस्सा हमारे शासन में हुआ करता था। उस समय रहा जब चोल जैसे राजा हुए, जिन्होंने काफ़ी बड़े बड़े अभियान किए और थाईलैंड, कंबोडिया तक का शासन अपने हाथों में ले लिया। तो खैर वो बातें अलग थीं, लेकिन हम लोग बात करेंगे लिच्छवी वंश की, क्योंकि नेपाल में जो पहली राजवंश की स्थापना होती है, जो पहला गणराज्य होता है वहाँ का, वह लिच्छवी राजवंश ही होता है। तो पहला पॉइंट, नेपाल के राजवंश में छोटे छोटे गणराज्य की स्थापना करने वाला राजवंश लिच्छवी राजवंश था। इसकी राजधानी आप लोग कमेंट में करिएगा, पोस्ट कर दीजिएगा कि इसकी राजधानी क्या थी। दूसरा पॉइंट, बौद्ध हिंदू संस्कृति का विकास हुआ इसी समय पर। इसी समय, क्योंकि लिच्छवी राजवंश के समय हमारे गौतम बुद्ध जिंदा थे और उन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार वो बिहार के हिस्सों में और कुछ पूर्वांचल कहें या पूर्वी उत्तर प्रदेश कहें, इन हिस्सों में किया, और ये पैदल यात्रा किया करते थे, अपने धर्म का प्रचार करते थे। तो उसी समय इन्होंने कई सम्मेलन नेपाल से लगे हुए क्षेत्रों में भी किया। तो नेपाल में भी बौद्ध धर्म तथा हिंदू धर्म की संस्कृति का विकास होता चला गया। समय था 5वीं 6वीं शताब्दी। इसके बाद आते हैं मल्ल राजवंश। मल्ल राजवंश के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। देखिए,
ये सब पॉइंट जो हैं ये नेपाल के इतिहास को दर्शाते हैं, क्योंकि हम लोग बात करेंगे 2008 तक। 2008 में शासन की सत्ता पलटती है और राजवंश समाप्त होता है और सत्ताधारी पार्टियां आती हैं शासन में। क्योंकि हम लोग जब तक हमें इतिहास का मालूम नहीं होगा कि इतिहास कैसे हुआ, कैसे कैसे घटनाएं घटित होती रहीं, कौन राजा आते रहे, कौन कौन से राजवंश, किस राजवंश ने जो पहला वहाँ पर अपनी राजवंश की स्थापना करता है, कौन सा राजवंश था, ये सब चीज़ें हमें नहीं मालूम होगी तो कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि आधारशिला कैसी थी, किसने स्थापना की थी। तो ये एक मेंस के क्वेश्चन के लिए बहुत ही अच्छे पॉइंट हैं। आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। हम लोग थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि काफ़ी समय ज़ाया हो चुका है, हमारा लेक्चर काफ़ी लेंदी होने वाला है, ठीक है। तो लिच्छवी राजवंश ने यहाँ पर लिच्छवी राजवंश ने यहाँ पर सबसे पहले गणराज्य की स्थापना करती है। इसके बाद में बौद्ध जैन धर्म जैसी संस्कृतियों का विकास इसी समय पर होने लगता है। मल्ल राजवंश जो काठमांडू घाटी पर नेपाल की राजधानी है, कैपिटल है, तो वहाँ पर जो राजवंश एक राज्य करता है, वहाँ पर मल्ल राजवंश राज्य करता है, शासन चलाया करता था, जिनकी कला वास्तुकला को बढ़ावा देते थे। मतलब कि इनकी कला और वास्तुकला मल्ल राजवंशों की काफ़ी अच्छी थी, जो अपने क्षेत्र में काफ़ी पॉपुलर थी। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं शाह वंश। नेपाल के एकीकरण में जो योगदान रहा है, शाह वंश का काफ़ी सारा योगदान रहा है। शाह वंश में पृथ्वी नारायण शाह का नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है, क्योंकि पृथ्वी नारायण शाह गोरखा के राजा हुआ करते थे। ये भी काठमांडू घाटी पर रहा करते थे। गोरखा के राजा, समझे आप लोग, गोरखा ऐसे नहीं बनी, गोरखा का इतिहास अलग रहा है, उसकी बात हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो हम गोरखा घाटी, जिसे हम काठमांडू घाटी कहते हैं, काठमांडू घाटी पर हमारे कौन, शाह वंश के राजा राज करते थे। वो काठमांडू घाटी पर राज करते थे। उसके पहले कौन सा राजवंश था? शाह वंश के पहले मल्ल राजवंश था। मल्ल राजवंश को कौन पराजित करते हैं? शाह राजवंश की सत्ता कहाँ पर आती है? काठमांडू घाटी पर। काठमांडू घाटी पर कब्जा करते हैं और एकीकृत निरंकुश राजतंत्र की स्थापना करते हैं। क्योंकि उस समय जो राजवंश हुआ करते थे ना, मैक्सिमम राजवंश निरंकुश ही हुआ करते थे। कोई स्पेशल नहीं है कि ये शाह राजवंश जो था निरंकुश था, स्पेशल यही राजवंश नहीं है। उस समय जो था ना, एक स्टैंडर्ड था कि सभी राजवंश निरंकुश ही थे, क्योंकि वो जनता से कर्ज लेते थे, टैक्स लेते थे, कर लेते थे। तो इस प्रकार से वो निरंकुशता का भाव दिखाता है वहाँ पर, इसलिए ये भी निरंकुश राजवंश। उत्तर में ये सभी राजवंश थे, ठीक है। फिर क्योंकि शाह राजवंश ने ही एकीकरण किया था नेपाल के एकीकरण में सबसे अच्छा योगदान किसका रहा है? मैंने बताया था पहले, शाह वंश का ही रहा है, ठीक है। शाह राजवंश के बाद आते हैं राणा वंश। इसमें कुछ खास शासक नहीं रहे हैं। इसके बाद आता है त्रिभुवन राजवंश जो होता है, ये एक इम्पोर्टेंट राजवंश होता है। जो त्रिभुवन राजवंश होता है, ये हमारे आज़ादी तक शासन करता है। 1951 में राणा शासन समाप्त कर देते हैं और त्रिभुवन राजवंश सत्ता पे आते हैं। त्रिभुवन राजवंश राणा शासन को समाप्त कर कब शासन को समाप्त करते हैं? राणा शासन को त्रिभुवन राजवंश 1951 में, 1951 में कौन शासन को समाप्त करता है? 1951 में हमारा त्रिभुवन राजवंश राणा शासन को समाप्त कर देता है। और कौन से राजवंश की स्थापना होती है? एक त्रिभुवन राजवंश की स्थापना होती है, जो संवैधानिक और राजतंत्र की स्थापना करते हैं। इसके बाद में 1980 में पार्टी प्रणाली भी यह राजवंश ले आता है, क्योंकि त्रिभुवन राजवंश था उस समय पर 1980 में। अब भारत में तो पहले से ही था पार्टी राजवंश, लेकिन 1980 में ये लोग भी नेपाल में एक पार्टी राजवंश की स्थापना करते हैं। इससे पार्टी राजवंश क्यों आता है? पार्टी राजवंश ऐसे नहीं आ जाता कि ये अपने मन से पार्टियां ले आते, क्योंकि राज सत्ता चली आ रही थी। पार्टियों की क्या जरूरत थी? राजा का पुत्र राजा हुआ करता था, उनका पुत्र राजा हुआ करता था। पार्टियां, वैसे पार्टी व्यवस्था लाने की आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन क्यों लाते हैं 1980 में? ये होता है फर्स्ट जन आंदोलन। पहला जन आंदोलन होता है 1980 में, जो 1990 में एक सफल हो जाता है और
यहाँ पर पार्टी आंदोलन स्थापित हो जाती हैं, मतलब कि पार्टियाँ स्थापित की जाती हैं। लेकिन बात क्या होती है, 2001 में शाही नरसंहार होता है और विनोद, मतलब शाही नरसंहार कैसे, एक राजा हुआ करते थे नेपाल में, जिन्होंने अपने पूरे परिवार को डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे, मतलब कि खाना खा रहे थे और सबको गोली मार देते हैं। पूरे परिवार में केवल एक व्यक्ति बचता है, विनोद, विनोद नाम होता है उनका, तो वह बचते हैं। इनके अलावा पूरे परिवार, शाही राजवंश की हत्या हो जाती है। आप लोग देखिएगा, खैर सभी पॉइंट हम लोग डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। 2001 की बात है, शाही राजवंश, उस समय पे सभी बड़े बड़े जो न्यूयॉर्क टाइम्स हो, चाहे जितनी बड़ी मैगजीन हो, सभी में या बोलें सभी न्यूज़पेपर में ये छपा था, शाही राजवंश। काफ़ी दिन तक चला था शाही राजवंश की हत्या का क्या मामला रहा। तो जो राजा थे उन्होंने सबको गोली मार दी थी, और उनके पास काफ़ी उस ज़माने में 2001 में, पहले सबके पास नहीं रहती रही वो अच्छी वैरायटी की बंदूकें, लेकिन उनके पास ऐसी बंदूक थी कि सबको हेडशूट किया और सभी मारे जाते हैं, परिवार में कोई नहीं बचता है। इसके बाद केवल एक व्यक्ति बचते हैं जो उस समय घर में नहीं थे, अपनी फैमिली से बाहर थे, कहीं गए हुए थे। उनका नाम विनोद होता है। विनोद नहीं, विनोद ने मारा था, सॉरी, तो विनोद ने मारा था। लेकिन उनका जो भाई था तो ज्ञानेंद्र, वो बचते हैं, तो जनता अनुभूति दिखाती है उनके साथ में, क्या जनता सहानुभूति दिखाती है, और इसके बाद में उनको वो फिर से चुनाव लड़ते हैं और जनता उनको भारी बहुमत के साथ में विजय घोषित कराती है। वही सीन होता है जो भारत में भी होता है, किनके साथ में, जब इंदिरा गांधी जी की हत्या होती है तो राजीव गांधी को भारी बहुमत मिलता है ना, तो सेम वही यहाँ पर भी होता है। फिर 2006 में हमारा क्या होता है, सेकेंड जन मूवमेंट आता है, जो मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर जो राजतंत्र को समाप्त कर दिया जाता है, क्योंकि अभी तक उनका एक भाई बचा हुआ था ज्ञानेंद्र, जो बाहर थे, वो आ गए थे और उनके साथ 2001 में, क्योंकि 2001 में ये घटना होती है शाही राजवंश की हत्या, तो इसके बाद में विनोद ने करती है। विनोद राजा थे उस टाइम पे, तो वो पूरे शाही राजवंश को समाप्त कर देते हैं। एक ही व्यक्ति बाहर था जो जिंदा बचता है, जिनका नाम ज्ञानेंद्र होता है, वो राज सत्ता को संभालते हैं और 2006 तक चलता है। लेकिन 2006 में फिर से जनता मूवमेंट होता है, सेकंड जन मूवमेंट होता है। फर्स्ट जन मूवमेंट 1980 में हुआ था, मैंने आप लोगों को बताया था। सेकंड जन मूवमेंट 2006 में होता है और राजतंत्र को समाप्त कर दिया जाता है और 2008 से लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू होती है। मैंने 2008 पहले क्यों बताया था, क्योंकि 2008 मतलब कि 8 तक हमारी राज सत्ता है, लगभग थोड़ी थोड़ी दिखती है। लेकिन 2008 के बाद में जब लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हो जाती है, तो फिर इसके बाद में संविधान सभा बनती है और 2015 में कब बनती है, आप लोग देखिएगा, 2008 में समाप्त होती है, लेकिन 2015 में इसके बाद संविधान सभा बन जाती है। लेकिन 2015 तक ये लोग संविधान लिखते हैं। कब से संविधान सभा बना दी जाती है, उस समय 2008-9 में बन जाती होगी खैर। तो 2015 में इनको संविधान मिलता है अपने राष्ट्र का, नेपाल को। 2015 में इनको संविधान बनता है और 2025 में वोट ऑफ डिस्कॉल्ट लाया जाता है। 2025 में वोट ऑफ डिस्कॉल्ट। तो ये सारी घटनाएं अभी तक होती रहीं। इसके बाद में ये अब जेनजी मूवमेंट हुआ, तो ये कारण कुछ रहे। तो रुकिएगा थोड़ा, खैर पानी नहीं था जाता। तो ये सारी घटनाएं हुई 2008 तक, हम लोग बात कर चुके हैं। तो ये सेकंड जनजी मूवमेंट होता है, पार्टियां सत्ता स्थापित होती हैं। अब पार्टियां लोग, अब ये पार्टी वाले क्या करती हैं, मतलब ये जो राजनीतिक सत्ता होती है सेम कई चीज़ चलती है सब जगह, लेकिन वहाँ की कुछ अलग ही स्थितियाँ थी। वो लोग क्या करते थे, जैसे हमारे यहाँ पर क्या है कि कभी कांग्रेस और बीजेपी हाथ मिलाकर की पार्टी, मतलब कि बोलें गठबंधन करके सरकार नहीं चला सकती हैं, कि चलाएंगी तो जनता समझ जाएगी तो हमारे साथ में धोखा हो रहा है, ये लोग अपना पेट भर रहे हैं या अपना काम कर रहे हैं और जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो यही कारण रहा। तो जेनजी मूवमेंट हुआ क्यों, तो जेनजी मूवमेंट की हम कुछ बात करते हैं। तो सबसे पहले तो जो नेपाल में है, सबसे पहले नेपाल की जनसंख्या है लगभग 2.96 करोड़ है, लगभग 3 करोड़ मान सकते हैं, मतलब कि 2,96,00,000 जनसंख्या है वहाँ की, नेपाल की। तो वहाँ पर जो एक्टिव यूजर्स हैं इस जनसंख्या का 50% जनसंख्या वहाँ की सोशल मीडिया पर एक्टिव यूजर्स हैं।
ठीक है, इससे बात आप समझ सकते हैं कि किस लेवल का वहाँ पर इंटरनेट अवेलेबिलिटी है या कितनी जागरूकता है वहाँ पर। क्योंकि जागरूकता होगी तो स्वाभाविक है जनता शांत नहीं बैठेगी, क्योंकि जो ये युवा पीढ़ी है तो इसका अलग ही कारण होते हैं कुछ, कि ये अपने अधिकारों की बात करती है। कोई इनके अधिकारों के लिए लड़ेगा ना तो ये सपोर्ट करने के लिए हर हमेशा तैयार रहती है ये पीढ़ी। लेकिन आज के नेताओं की क्या ही बात की जाए। तो खैर, जो उनके सोशल मीडिया पर एक्टिव यूजर्स हैं उनमें से 1.43 करोड़ यूजर्स, जो कि 50% हैं जनसंख्या का, वो फेसबुक पर सक्रिय हैं और 35 लाख यूजर्स इंस्टाग्राम पर सक्रिय हैं। इससे आप लोग देख सकते हैं कि वहाँ पर कितनी अवेलेबिलिटी है इंटरनेट की, या कहें कि कितनी सक्रियता है लोगों की। भारत में इतनी शायद मुझे नहीं लगता कि इतनी होगी, शायद इसका डेटा है लेकिन अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, किसी एक एजेंसी का था, तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिसाइड करेंगे। तो युवाओं की बेरोजगारी, वहाँ पर बेरोजगारी दर क्या रही है। 1995 से 96 तक जो वहाँ की बेरोजगारी दर थी वो 7.3% थी। मतलब कि इतने परसेंट जो वहाँ के लोग थे वो बेरोजगार थे। 2003 से 4 के बीच में 6% थी ये बेरोजगारी दर। फिर इसके बाद में 2010 से 11 के बीच में ये 3.6% थी, और 2022-23 में यह बेरोजगारी दर बढ़ करके 22.7% हो जाती है, अप्रोक्स 25% हो जाती है, जो पूरे साउथ एशियन कंट्री में सबसे हाईएस्ट बेरोजगारी दर होती है। इतनी हाईएस्ट बेरोजगारी दर इंडिया में नहीं है, बांग्लादेश में नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है। अनुमान लगा सकते हैं कि जेनजी मूवमेंट का कारण क्या रहा होगा। अब बात करते हैं जिन घरों में परिजन विदेश से पैसा भेजते हैं उनके क्या डेटा हैं, क्योंकि वहाँ पर जो मैक्सिमम जनसंख्या है नेपाल की, तो वो रेमिटेंस पर ही चलती है। क्योंकि वहाँ की जो जनसंख्या है, बहुत सारे लोग देश से बाहर रहते हैं, कई जापान में रहते हैं, कई इंडिया में रहते हैं। बोलते हैं ना इंडिया वो नेपाली इंडिया में आ गए हैं, काफ़ी सारे काम कर रहे हैं, गोरखा में हो गए, रसिया में हो गए, ये लोग काफ़ी देशों में रहते हैं, मतलब कि अपने देश से में बहुत सारा रेमिटेंस भेजते हैं। तो इनकी कुल आय का 1.3%, मतलब कुल आय का 1/3 हिस्सा रेमिटेंस से प्राप्त होता है इनकी गवर्नमेंट को। आप लोग इससे अनुमान लगा सकते हैं कि कितने लोग बाहर रहते होंगे जो इतना रेमिटेंस इकट्ठा करके इनके राष्ट्र में भेजते होंगे। खैर, अपने जो भी आप लोगों की भावनाएं हों तो आप लोग कमेंट में लिखिएगा, जिससे कुछ डिस्कशन आसान हो पाएगा। तो हम बात करते हैं कुछ डेटा इनके परिजनों की, कि विदेश से पैसा भेजते थे। उनमें जो 1995 से 96 तक का डेटा है उसमें 23.4, 2003 से 4 का डेटा है, परिजन विदेश में पैसा भेजते थे, मतलब कि इतने परसेंट परिजन जो थे विदेश से पैसा भेजते थे। और जो 2023-24 का सबसे बड़ा डेटा है जो 76.8% है, मतलब कि कुल आय में विदेशी आय के धन का हिस्सा जो 2095-96 में 26% था, 2003-04 में 35% था, 2010-11 में 30% था, वो 2022-23 में बढ़ करके 33.13 पहुँच गया है, 33% पहुँच गया है। 7 लाख भारतीय नेपाल में हैं। ऐसी बात नहीं है कि नेपाली लोग ही इंडिया में आते हैं, ये भी एक अच्छा डेटा है। क्योंकि अक्सर हम लोग कहते हैं कि नेपाली आके इंडिया में बस जाते हैं, नेपाली हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, हमारे काफ़ी सारा कोटा ले लेते हैं, या हम देखें कि काफ़ी सारा हमारा जो हमारा बजट पारित होता है तो पड़ोसी राष्ट्रों के हेल्प के लिए हमारी सरकार कुछ धन भी देती है। तो ये सब चीज़ें नहीं है, वह हमारे लोग भी या हमारे राष्ट्र के लोग भी वहाँ पर जाकर रहते हैं। तो 7 लाख इंडियंस वहाँ पर रहते हैं, कहाँ पर, नेपाल में। ठीक है, तो अब हम जनरेशन की बात करते हैं, जनरेशन अल्फ़ा। क्योंकि जनरेशन अल्फ़ा जो है वो जो वर्तमान जनरेशन है 2013 से जो अब तक जन्मे हैं, जो अभी जन्म हो रहा है सपोज कहें जिनका अभी जन्म हो रहा होगा ना, वो जनरेशन अल्फ़ा में आते हैं। क्योंकि 2013 से अब तक की जितनी भी जनरेशन है, जिसे हम AI अल्ट्रा वर्चुअल रियलिटी किस समय की पीढ़ी कहते हैं,
जनरेशन जेड से भी ज़्यादा इंटरनेट पर निर्भर है, क्योंकि हम जनरेशन जेनजी है उससे भी इसको मतलब कि अल्ट्रानेट अल्ट्रा रियलिटी एआई मतलब कि एआई से परिपूर्ण ये जनरेशन होगी जो हमारी 2013 से अब तक जो जिनका जन्म हो रहा है या हो चुका है वो जनरेशन अल्फा में आती है। और जेनजी जनरेशन कौन सी होती है? जेनजी अर्थात जेन जेड है, जेन जेड जनरेशन, जेन जेड जनरेशन। जी क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो यूएसए की इंग्लिश है उस और यूके की इंग्लिश है उसमें जेड को जो होते हैं जी बोल देते हैं यूएसए की इंग्लिश में, इसलिए जेन जी हो गया है। ठीक है, ओके। क्योंकि ये भी डिसाइड करना ज़रूरी था ना, शायद किसी को नहीं मालूम होता, तो कहते यार झंझट लिखा है झंझी बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये कब से कब तक की जनरेशन होती? 1997 से 2012 तक की जो जनरेशन रही वो हमारी जनरेशन जेड रही, जेनजी जनरेशन रही। ठीक है, तो ये क्या करती है? ये इंटरनेट, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया में जन्मे पीढ़ी होती है। मतलब ये सोशल मीडिया में जन्म लेने वाली पीढ़ी थी, लेकिन जो हमारी जनरेशन अल्फा है उसको ध्यान रखिएगा, वो एआई टूल से परिपूर्ण अल्ट्रा सुपर नेट का यूज करने वाली ऐसी जनरेशन होने वाली है जो हमारी जनरेशन अल्फा है। और जेनजी और इनकी विशेषताएं क्या हैं? इनकी विशेषताएं भी कुछ देख लेते हैं कि जेनजी जनरेशन की विशेषताएं क्या हैं। जैसे डिजिटल उद्यमशीलता पर बल देने वाले, ऑनलाइन बिजनेस को बढ़ावा देने वाले, कंटेंट क्रिएशन को बढ़ावा देने, क्योंकि हम लोगों ने देखा है युवाओं की जो एक सोच है ना वो एक स्टार्टअप वाली है कि हमें कहीं से धन मिल जाए तो हम एक अच्छा स्टार्टअप करेंगे, अच्छा बिजनेस करेंगे। क्योंकि काफ़ी सारे हम लोगों ने देखा है कि हाल ही में जो गवर्नमेंट जॉब में काफ़ी सारे युवा हुए हैं, या बोलें कि आईआईटी एनआईटी से पास हुए काफ़ी युवा हैं, तो वो क्या करते हैं कि कुछ दिन तो वर्क करते हैं जिससे उनके पास कुछ धन का अभाव ना रहे या धन उनके पास उपलब्ध हो जाए। इसके बाद में वो अपनी नौकरी या जॉब को छोड़ देते हैं और इसके बाद में अपना स्टार्टअप करते हैं, अपना क्रिएशन करते हैं, अपना न्यू डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, तो हमारी जो ये वाली जनरेशन है ना ये थोड़ी उद्यमशीलता को बढ़ावा देती है तथा बोले ऑनलाइन बिजनेस को बढ़ावा दे रही है, थोड़ी ऑनलाइन की तरफ है, और सामाजिक जागरूकता इनमें बहुत ज़्यादा है ये जनरेशन में। ये सब विशेषताएं हैं जेनजी की और यही कारण बनेंगे, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, क्या क्या है और हमारी जेनजी जनरेशन, ये कारण जेनजी जनरेशन के आप कहीं पर भी यूज कर पाएंगे। सपोज नहीं कि नेपाल वाले कारण में भी कहीं पर भी अगर जेनजी आपको मिल जाए तो ये विशेषताएं यूज कर पाएंगे। और इस जनरेशन में और क्या है? सामाजिक जागरूकता बहुत ज़्यादा है, ट्रांसपेरेंसी है। या कैसे ट्रांसपेरेंसी कि मतलब कि कहीं पर अगर ये करप्शन देखती है ना ये वाली पीढ़ी, तो अंदर से इनको कुंठित महसूस होता है, मतलब कि ये भ्रष्टाचार नहीं करना चाहते हैं ये लोग। वो हमारी पुरानी पीढ़ी गई कि चलो यार रुपये दे के काम करा लो, लेकिन ये पीढ़ी नहीं चाहती यार भ्रष्टाचार हो हमारे करप्शन में, हमारे अथॉरिटीज में। लेकिन ये थोड़ी बदलाव वाली पीढ़ी है, सामाजिक न्याय चाहती है ये पीढ़ी, मानसिक स्वास्थ्य एवं जलवायु परिवर्तन चाहती है ये पीढ़ी। मतलब कि कहीं पर भी गंदा देखती है, जैसे हमें नेपाल में भी देखने को मिला, उन्होंने आंदोलन किया, गंदा किया राष्ट्र को, लेकिन उनकी जनरेशन जो है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी उनकी तारीफ की है कि क्या बोलते हैं, उन्होंने जो इतना गंदा किया राष्ट्र को, जैसे जगह जगह आग लगाई, ये सब चीज़ें हुई, लेकिन उन्होंने देखो तो काफ़ी सारे वीडियो निकल कर आ रहे हैं, साफ़ सफाई भी उतनी अच्छी की है, क्योंकि हमारी बदलाव वाली पीढ़ी है, जलवायु संरक्षण जानती है। और कई वीडियो ऐसे भी निकल कर आ रहे होंगे, कई लोग क्षति पहुंचा रहे होंगे ना किसी चीज़ को, तो दूसरा रोक रहा था उन लोगों को कि आप लोग ऐसा न कीजिए, हमारा ही पैसा है। ठीक है, तो खैर उन्होंने काफ़ी सारा लॉस तो किया ही, लेकिन जो हुआ सो हुआ, अच्छे के लिए ही हुआ, क्योंकि एक जनरेशन आई। फिर इसके बाद में हम जनरेशन वाई की बात करते हैं, जिसे मिलेनियल्स जनरेशन कहते हैं, मिलेनियल्स जनरेशन वाई। ठीक है, जनरेशन अल्फा की बात की, जेनजी जनरेशन जेड की बात की, जनरेशन वाई की बात करते हैं जो 1981 से 1996 तक जन्मे, 1981-1996 तक जन्मे। यह तकनीकी में बदलाव की पीढ़ी थी जो इंटरनेट से जुड़ी। मतलब इस समय में इंटरनेट आ रहा था धीरे धीरे, 1981 से 96 आ रहा था धीरे धीरे। ये इंटरनेट के बदलाव की पीढ़ी थी, अभी तक इंटरनेट नहीं था, एक इंटरनेट की आने की संभावना थी, उस समय की ये वाली पीढ़ी रही है। और जनरेशन एक्स, ये स्वतंत्रता एवं आत्मनिर्भरता के लिए जाने जाने वाली पीढ़ी थी। मतलब कि स्वतंत्रता एवं आत्मनिर्भरता के लिए ये पीढ़ी जानी जाती थी। हमारी स्वतंत्रता में मुख्य योगदान इसी पीढ़ी का रहा है, भारत को स्वतंत्र कराने
ज़माने में ये जनरेशन जो रही 1965 से लगा करके 1980 तक रही जनरेशन एक्स, फिर इसके बाद जनरेशन वाई जो 1981 से लगा करके 1996 तक रही, 1997 से 2012 तक जनरेशन हमारी जी रही, जनरेशन जेड रही। इसके बाद में 2013 से अब तक जो जनरेशन जनरेट हुई जन्म भी हो रहा है वो जनरेशन अल्फा रही। तो ये सारे डिस्कशन हो गए। इसके बाद में आता है बेबी बूमर्स। बेबी बूमर्स इसे भी देख लीजिए, पारंपरिक मूल्यों पर स्थिरता पर जोर देने वाली। ये भी एक जनरेशन है जो 1946 से 64 तक रही, जिसे हम बेबी बूमर्स कहते हैं। बेबी बूमर्स, खैर ये कुछ पॉइंट होते हैं जिनको आपको देखना होता है। तो इसके बाद में हम अब देखते हैं आंदोलन के कारण क्या रहे हैं। खैर ये बड़े बड़े पॉइंट हैं तो इनको आप लोग थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग देखते हैं, क्योंकि वीडियो भी काफ़ी लेंथी हो गया है। तो आंदोलन के कारण क्या रहे हैं, इस जनरेशन के आंदोलन के कारण। युवा बेरोजगारी। युवा बेरोजगारी कैसे? युवा बेरोजगारी में हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या पॉइंट हैं। युवा बेरोजगार कैसे हैं? नेपाल की युवा पीढ़ी आर्थिक अवसरों की कमी से अधिक प्रभावित रही है। मतलब कि आर्थिक अवसरों की कमी इनके पास शुरू से ही रही है। शुरू से ये लोग बाहर जाते रहे हैं, मतलब कि कमाने के लिए, या कहें कि भारत आते रहे हैं। तो इसके बाद में देश में हर साल 5 लाख से अधिक युवा श्रम बाजार में प्रवेश करते हैं। मतलब कि 5 लाख युवा हर साल मतलब कि पढ़ाई लिखाई पास करके श्रम करने के लिए, अपना योगदान देने के लिए एक ऐसी एज प्राप्त कर लेते हैं कि वो अपना परिश्रम करके खुद का कमा सकते हैं। तो 5 लाख युवा श्रम बाजार में प्रवेश करते हैं, लेकिन नौकरियों में भारी कमी है। नेपाल लिविंग स्टैंडर्ड सर्वे है जो 2022-23 के अनुसार बेरोजगारी दर 2.6 के आसपास पहुंच गई है। मतलब कि 22.6 के आसपास पहुंच गई। 2.6 अर्थात 22.6 के आसपास पहुंच गई है। युवाओं की बड़ी संख्या में पलायन का सामना करना पड़ रहा है, जिससे वह फ्यूचर डिस्पेयर भविष्य की निराशा का प्रतीक माना जा रहा है। सरकार द्वारा रोजगार देने के किए गए वायदे पूरे नहीं किए जा रहे हैं। सरकार वादा तो कर लेती लेकिन पूरे नहीं किए जा रहे हैं। भ्रष्टाचार। आंदोलन को केंद्रीय मुद्दा जिसने राजनीतिक वर्ग के खिलाफ आक्रोश पैदा किया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एंड करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 2025 में 34 स्कोर हासिल किया, जो 2023 में 1 अंक नीचे रहा। मतलब कि करप्शन लेवल भी बढ़ गया यहाँ पर। नेताओं और उनके परिवार के जनों को ये सबसे बड़ा पॉइंट है। ये भारत में भी है, लेकिन भारत के लोग, जो भारत के नेता है ना, वो अपने बच्चों को ये नहीं बताते हैं कि कहाँ पर पढ़ रहा है, क्या कर रहा है। या उनके बच्चे होते हैं ना, कभी भी भले वो वहाँ पर रह रहा हो, जिस राष्ट्र में जहाँ पर पढ़ भी रहा हो, लेकिन वो लोग प्रचार नहीं करते हैं कभी। उनके बच्चों को देखिएगा, कभी वो लोग अपनी फ़ोटो इंस्टाग्राम पर नहीं डालते हैं, कभी वो लोग अपना प्रचार नहीं करते हैं। कहीं पर मीडिया देख लेते हैं तो दूर रहते हैं उससे, जिससे ये लोग हमारी भले वो लग्जरी लाइफ जीते हैं, लेकिन वो लोग दिखावा नहीं करते हैं। यही एक बड़ा कारण रहा नेपाल में कि जो वहाँ की जो नेताओं और उनके परिवारों के लोग थे, वो विलासपूर्ण जीवन शैली का स्रोत भ्रष्टाचार से कमाया गया धन माना जा रहा था। धीरे धीरे युवाओं ने इस नेपोटिज्म और भ्रष्टाचार के लिए आक्रोश को बढ़ा दिया, क्योंकि जो उनके लड़के थे, इन्हीं के टैक्स से जाकर के तुम लोग ऐश कर रहे हो, घूम रहे हो, फ्लाइट में, चार्टर प्लेन में घूम रहे हो, कहीं पर भी ऐश कर रहे हो, कुछ भी कहीं पर भी। तो यार ये युवाओं को एक ठेस पहुंचाता है ना। भारत में ये थोड़ी है नेताओं में कि लोग अपने बच्चों को काफ़ी वो रखते हैं कि आप लोग कहीं पर भी रहिएगा, कुछ भी करिएगा, लेकिन सोशल मीडिया से दूर रहिएगा, ठीक है। अब तीसरा कारण है आर्थिक असमानता। नेपाल में अमीर के बीच बहुत तेज़ी से अंतर बढ़ा है, 0 से 1। जो हमारा वर्ल्ड बैंक के अनुसार है, गिनी रिकॉर्ड है। गिनी रिकॉर्ड 0 से 1 के बीच दिया जाता है। तो इसमें जो वर्ल्ड बैंक है, क्या बोलते हैं, खैर काफ़ी टाइम हो गया, वर्ल्ड बैंक ने 2011-12 या 11 के आंकड़े दिए हैं। इसमें 0.33 से बढ़ करके 0.58 पहुंच गया है, जो आय असमानता की चिंताजनक स्तर है। नेपाल की 10% आबादी धन का बड़ा हिस्सा रखती है। बड़ी आबादी का सामना तथा बड़ी आबादी गरीब है। ये नेपाल की ही बात नहीं है। नेपाल में 10% आबादी धन का एक बड़ा हिस्सा रखती है, बाकी 90% गरीब है। यही रेशियो भारत में भी है।
एक रेशियो है भारत का कि दो तिहाई जो है हमारी आय का 99% लोगों के 1% लोगों के पास है, 2/3 1% लोगों के पास है, और शेष 99% लोग 1/3 में हैं हमारी टोटल जीडीपी में। ये आंकड़ा एक ट्रस्टेड आंकड़ा है, किसी एक अच्छी एजेंसी के द्वारा दिया गया है। आप लोग भारत का भी अनुमान लगा सकते हैं भारत में क्या है, हमारे जो बड़े लोग हैं कैसे बड़े होते जा रहे हैं, उसकी भी हम लोग बात करेंगे। जो हमारे मोदी जी कह देते हैं स्टार्टअप कीजिए, करिए, वो कीजिए, क्या कीजिए, आप लोग क्या कर रहे हैं, ये सब बात हम लोग करेंगे। किसी ना किसी वीडियो में कोई ना कोई ऐसा टॉपिक लेंगे जिसमें सब बातें होंगी। राजनीतिक अस्थिरता 2008 में राजशाही की समाप्ति के बाद 14 सरकारें बनी हैं, लेकिन कोई पूर्ण कार्यकाल नहीं कर पाई है। कोविड-19, 2015 में भूकंप, आर्थिक मंदी, महामारी, इन घटनाओं ने नेपाली युवाओं को हताश कर दिया है। राजनीतिक अस्थिरता बनी रही है, मतलब कि 2008 के बाद यहाँ पर क्या करते रहे हैं जो वहाँ के राजनेता थे, मतलब कि जैसे वहाँ हमारे यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी कभी हाथ नहीं मिलाती, लेकिन वहाँ के राजनेता क्या करते, एक साल तुम प्राइम मिनिस्टर बनो, एक साल हम प्राइम मिनिस्टर बने, एक साल तुम खाओ, एक साल हम खाएंगे। इस प्रकार वो जनता को मतलब कि भ्रामक के तरीके से बेवकूफ़ बना रहे थे तथा अपनी शासन सत्ता को अपना घर बार आराम से चला रहे थे। ठीक है, तो तात्कालिक कारण क्या रहा, सबसे बड़ा कारण क्या रहा, क्योंकि अभी तक जो जनता थी उनकी सोशल मीडिया पर इतनी यूजर्स इतनी एक्टिव थी नहीं, तो वो लोग क्या करते थे सोशल मीडिया पर अभी तक जबकि जनसंख्या जो भी बेरोजगारी थी कितनी परसेंट थी, मैं आप लोगों को तो बताया ही हूँ शुरुआत में कि जनसंख्या की बेरोजगारी 33% थी। तो ठीक है, 2022-23 में उनकी जनसंख्या की जो बेरोजगारी दर थी जो 22.7% जो 25% के अप्रॉक्स पहुँच गई है इस टाइम पे, क्योंकि 2022-23 का आंकड़ा है 22.2%, और इस टाइम के आंकड़ा जो है वो 25% के आसपास पहुंच गया है। बेरोजगारी दर 25% है नेपाल में। ठीक है, तो बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, तो अभी तक तो वो क्या करते थे, सोशल मीडिया का यूज करते थे, आराम से सोशल मीडिया आराम से चलाते थे, दिन भर फालतू समय बैठते थे इंडियंस की तरीके, लाइक इंडियंस। क्योंकि जो फर्जी टाइम है, मैक्सिमम टाइम हमारी जो युवा हैं वो अपना बर्बाद करते हैं। क्यों, देख सकते हैं आप लोग उनकी वाचिंग हिस्ट्री किस प्लेटफॉर्म पर कितना यूज किए हैं, किस लिए यूज किए हैं। ठीक है, ओके, तो ये सब देखने की क्या बात है, ये तो सब लोग जानते हैं कि जब है नहीं ना कुछ करने के लिए, जब आप कहीं व्यस्त रहेंगे तो आपका दिमाग कहीं पर नहीं लगेगा, आप लोग फ़ोन पर उतना इंटरनेट यूज नहीं करेंगे। तो वहाँ की जनता थी 22-25% बेरोजगारी थी, तो क्या करते थे वो लोग, सोशल मीडिया का दिन भर यूज करते थे। इसके बाद में इस गवर्नमेंट ने क्या किया कि सोशल मीडिया बैन कर दिया। अब जनता क्या करे, अभी तक तो घर में रहती थी, शांति से चल रहा था जो चल रहा था, लेकिन अब जनता क्या हुई, फ़ोन भी बंद कर दिए। तो अब वो जनता घर से निकली और सब जनता प्लेटफार्म पर उन लोगों ने टेलीग्राम का अच्छा यूज किया, टेलीग्राम पे बड़े ग्रुप बनाए, मैसेज किए, सब लोग एक धारावाह की तरीके प्रवाहित हुए, धरना दिए, जगह जगह आंदोलन हुए, प्रोटेस्ट हुए, कुछ हेड शूट भी किए गए, सरकार के द्वारा करवाए गए। तो नेताओं को वही हाल भी हुआ, 34 लोग जैसे कि खबर आई कि डायरेक्ट गोली मार दी गई। हेड शूट कर रहे हैं, हेड शूट कौन करता है यार, हमारे राष्ट्र में भी धरना प्रदर्शन धरने होते हैं, तो यार पहले उनके पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं अपने पास यार, उनको पानी डाल सकते हो, पानी नहीं तो फिर इसके बाद बैरिकेटिंग लगा सकते हो, बैरिकेटिंग नहीं तो फिर आंसू गैस के गोले छोड़ सकते हो, आंसू गैस के गोले नहीं तो यार लास्ट ऑप्शन होता है गोली मारना। अरे गोली भी मार रहे हो ना, तो उसमें भी गोली मारने की भी कई स्टैंडर्ड होते हैं। सबसे पहले गोली तुम्हें पैर में मारनी है, और भी कुछ हाथ में मारो या एयर फायरिंग करो कि जनता डरे भग जाए। यार तुम हेड शूट कर रहे हो, ये कौन सी बात है भाई, पता नहीं। खैर ठीक है, उनकी देखो गवर्नमेंट आर्मी क्या करे उनकी, जब ऊपर से ऑर्डर आता है ना, कर्नल का ऑर्डर एक ऐसा ऑर्डर होता है ना कि यदि आपको मेजर ऑर्डर दे दे तो करना ही पड़ता है, कुछ भी जान लगाकर भी उन वादों को पूरा करना पड़ता है, क्योंकि कसम खिलाई जाती है ना। आर्मी का अलग रूल्स रेगुलेशन होता है, इसलिए भारत की आर्मी और इनका अलग कोड होता है, इनकी अलग सजाएं होती हैं।
आर्टिकल 33, 34, 35 में इनका अच्छा वर्णन है। आप लोग देख सकते हैं इनके जो यहाँ पर भ्रष्टाचार करते हैं उनके लिए क्या सजाएं दी जाती हैं। ठीक है, तो खैर इनका तात्कालिक कारण देखते हैं कि सोशल मीडिया बैन कर दिया जाता है। 4 सितंबर 2025 को यहाँ पर सोशल मीडिया बैन कर दिया जाता है और 26 प्लेटफार्म बैन कर देते हैं, जिनमें से क्या क्या है, सब प्लेटफार्म बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन चाइना का एक प्लेटफार्म चलता रहता है जिसमें वो क्या रील बनाई जाती हैं, टिकटॉक प्लेटफार्म, टिकटॉक चलता रहता है खैर उनका। बाकी सभी 26 प्लेटफार्म जो होते हैं, जैसे फेसबुक था, उनकी जनसंख्या कितने % यूजर्स यूज करते थे, मैंने बताया था आप लोगों को 1.4643% करोड़ यूजर्स इतने उनके फेसबुक पर एक्टिव थे। 33-35 लाख करीब उस पर यूजर्स थे, किन पे, इंस्टाग्राम पर। तो ये सब यूजर्स अब बेरोजगार हो गए, अब करेंगे तो कितने 26 प्लेटफार्म पर ये लोग बैन लगाते हैं। निर्णय से जेनजी की डिजिटल दुनिया छिन जाती है, डिजिटल दुनिया चली जाती है। 50% से अधिक आबादी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती है। सरकार इस निर्णय से उन्हें आक्रोशित कर देती है। ये तात्कालिक कारण रहा है उनका। ठीक है, अब क्या होता है फिर इसके बाद में होता है परिणाम स्वरूप युवा सड़कों पर और सरकार को इस्तीफा देने की मांग करते हैं। वर्तमान में इस्तीफा देने की मांग करने लगते हैं। फिर इसके बाद में और यही घटनाएं होती हैं। वो ये हमने देखा उनके कारण क्या रहे हैं, मतलब कि वहाँ पर उसके आंदोलन के कारण क्या रहे हैं। अब देखते हैं कि अब तो खैर वहाँ पर वर्तमान में सुशीला कार्की के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन कर दिया गया है, जो 6 माह में एक सरकार, नई सरकार का गठन करेंगी, जो कि मार्च 2026 तक अनुमान है कि वो एक सरकार की स्थापना कर लेंगे वो लोग। ठीक है, तो हम देखते हैं अब प्रभाव क्या है। कैसे प्रभाव देखेंगे, भारत पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि क्या भारत में भी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। क्योंकि हम सभी पॉइंट डिस्कशन करेंगे कि यदि इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन बने, प्री मेंस या कहीं पर भी कुछ भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं, कुछ ऐसे इससे पॉइंट निकाल लिए जाएं, या इथिक्स में भी पूछ सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक मोबिलिटी दिखी, उसमें नैतिकता वाला एक क्वेश्चन आ सकता है, एक केस आ सकता है, केस स्टडीज की एक घटना हुई थी खैर कहाँ पर, कि जो वहाँ पे नेपाल के युवाओं ने प्रदर्शन किया ना, तो वहाँ पर जो जेल में बंदी थे ना, अपराधी लोग थे, उनको इन्होंने छोड़कर बहुत बड़ी गलती की। वो जाएंगे कहाँ, काफ़ी सारे समय से वो लोग बंद थे, अब वो बाहर निकले हैं। तो पहले से वो लोग, और इन्होंने क्या किया, दस्तावेज भी सब जला दिए हैं। तो ये सब चीज़ें कमियां रहीं खैर। तो हम लोग बात करते हैं भारत पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। क्षेत्रीय अस्थिरता, भारत के आसपास के देशों बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल में हो रही घटनाएं दक्षिण एशिया की राजनीतिक नाजुकता की स्थिति का परिचय है, जो क्षेत्रीय स्थिरता की दृष्टि से सही नहीं है। चूँकि भारत में इस क्षेत्र में सबसे बड़ा देश है, इस क्षेत्र में, सही बात है, सबसे बड़ा देश है, इसलिए इस क्षेत्र में बढ़ने वाली राजनीतिक अस्थिरता उसके लिए अप्रभावी है। संभावित जोखिम क्या हो सकते हैं, पड़ोसी देशों में अशांति से भारत में बाजार, व्यापार, आपूर्ति श्रृंखलाएं, रेमिटेंस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। सुरक्षा संकट तो एक मेन संकट है ही, सुरक्षा संकट तो हो ही सकता है। फिर इसके बाद कूटनीतिक चुनौतियां, अशांति बढ़ने से उनके भारत में आर्थिक, रणनीतिक, सांस्कृतिक संबंधों पर प्रतिकूल असर पड़ता है। तो इसके बाद में शरणार्थी प्रवासन की समस्या, सही बात है, वहाँ से अब ऐसे धरना प्रदर्शन होंगे तो स्वाभाविक है वो लोग हिंसा, अवैध शरणार्थी, अवैध रूप से वो लोग भारत में प्रवेश करेंगे। और ये वो लोग ऐसा एक कई सारे व्यक्ति प्रवेश कर रहे थे, तो वो लोग तो आ गए इंडिया में, लेकिन एक व्यक्ति था ऐसे प्रवेश कर रहा था, एक उसके पास में खड़ा है, मतलब कि कोई अधिकारी थे शायद, वहाँ पर ITBP लगती है ना, तो नेपाल बॉर्डर पर तो ITBP लगी हुई थी। तो क्या हुआ कि जैसे काफ़ी लोग तो आ गए वहाँ नेपाल के बंदी, तो वो भी निकले वहाँ से। तो अगर पुलिस वाले पकड़े, हमारा ऐसा प्रावधान है ना, किसी राष्ट्र में यदि वो अपराधी है और वो मतलब कि अगर दूसरे